यहाँ पे जो आपके पास सिंटेक्स होता है जिसमें ES6 और ES5 दोनों लिखे हुए होते हैं। तो अभी हम पहले ECMAScript 5 वाला सिंटेक्स देखते हैं कि जब हमारे पास क्लासेस नहीं थी उस टाइम पे हम काम कैसे करते थे। ठीक है, ECMAScript 5। अब ये चीज़ देख के आपको थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है? क्या चीज़ है ये कंस्ट्रक्टर्स हैं, है ना? अच्छा, अब यही काम जो पहले कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू होता था, अब वो कैसे हो रहा है? क्लासेस के थ्रू। यानी एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे क्लास के बारे में नहीं भी पता, कि ये जो क्लासेस हैं ये भी ऑब्जेक्ट ही बनाती होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या था? ऑब्जेक्ट बनाना। तो क्लास का काम भी यही हो सकता है ना? अच्छा, अब आते हैं वापस कि हम क्लासेस को यूज़ क्यों करते हैं, क्लासेस होती क्या है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्लासेस का जो यूज़ होता है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत लिमिटेड हद तक है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट के अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, कोई भी, लाइक जावा, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, पाइथन, सी शार्प, ये सारी चीज़ें, इन लैंग्वेजेस के अंदर जो क्लासेस होती हैं, ये इनके लिए एक पूरा पैटर्न बताया जाता है। ठीक है, कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो फिर आपने क्लासेस को यूज़ लाजमी करना है। अब वो पैटर्न क्या होता है? उस पैटर्न का नाम होता है ऊप्स। ठीक है, सही है, क्या कहते हैं? ऊप्स। ठीक है, यानी ऊप्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या मतलब क्या है? यानी सबसे पहला जो वर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी वो प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रही हो, ऐसे ही है ना? यानी कोई भी प्रोग्रामिंग के जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, और सारा का सारा काम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही चल रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ठीक है, इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो रूल्स होते हैं उसमें रूल्स ये होता है कि भाई आप जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो ना, वो ऑब्जेक्ट्स आप मैन्युअली नहीं बनाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैन्युअली बना लेते हैं ना। यहाँ तो जावास्क्रिप्ट में तो फिर तरीका है, बाकी लैंग्वेजेस में तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ही भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो फिर आपने किसी क्लास के ज़रिए ही बनाने हैं, उसके अलावा तरीका ही नहीं ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पास क्या कहते हैं जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, वैसे ही हमारे पास क्लासेस आई, लेकिन क्लासेस जो है वो कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्यों बेहतर है बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कोई बोले कि क्लास क्या होती है, क्लास को एक्सप्लेन करो, तो आप क्या कहोगे? ब्लूप्रिंट। ये अब जब भी आप क्लासेस को एक्सप्लेन करोगे ना, तो एक वर्ड जो है वो कॉमनली यूज़ होता है ब्लूप्रिंट के नाम से। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होती है, क्या चीज़ होती है? मैं सबसे आसान इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने प्लास्टिक मोल्डिंग वगैरह कभी होती हुई देखी है? देखी है? प्लेट्स वगैरह अक्सर वीडियोस यूट्यूब टिकटॉक वगैरह पे इस तरह की आती है ना, जो मशीन्स के अंदर वो सारी एक वो बनी हुई होती है, उसमें आप वो रखते हो और वो बिल्कुल जिस साइज़ की आपने जो है ना, उसमें वो एक डाई होती है, वो डाई लगाई हुई है, बिल्कुल उसी तरह की वो शेप की वो चीज़ आपको बना के वो दे देगी। तो क्लासेस जो है ना, वो क्लासेस उसी डाई का काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे अगर ये फ़ैन है, इसकी ये प्लास्टिक है, ठीक है, तो ये बैठ के किसी ने हाथ से नहीं बनाई है, इसके लिए पहले एक डाई बनाई गई होगी, उस डाई ने जिस तरह की हमने डाई बनाई थी उसने उसी शेप का उसको बना के हमें दे दिया। ठीक है, अब उस डाई से जितनी भी चीज़ें निकलेंगी वो सारी की सारी एक ही शेप की होंगी, एक ही तरह की होंगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डाई से दो अलग अलग शेप की चीज़ें निकल जाए। ठीक है, अगर डाई गोल है तो उससे निकलने वाली जो भी चीज़ होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो भी गोल होगा। अगर डाई स्क्वायर है तो उससे निकलने वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी स्क्वायर होगा। तो अगर आपने क्लासेस को समझना है ना, तो बिल्कुल वैसे समझ लें जैसे हमारी आम मशीनों के अंदर डाई जो होती है वो काम कर रही होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस। ठीक है, क्लास जब हम बना रहे होते हैं तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की वो डाई बना रहे हैं। ठीक है, हमने उस ऑब्जेक्ट की वो डाई बना ली। ठीक है, अब उस डाई से जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन के निकलेंगे, जिस तरह का भी हमने क्लास को डिज़ाइन किया था उसी तरह से, उसी के जैसे ही मिलते रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि अब उसके अंदर हमने जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ रखी थी, जितने भी मेथड्स रखे थे, अब जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे, क्योंकि उस डाई के अंदर हमने वो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स रखे थे, इसीलिए ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अभी समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ECMAScript 5 में हम काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो हमारे पास जो उस टाइम पे काम होता था, हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, अगर आपने उस फंक्शन का नाम कैपिटल कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर से अगर रख दिया है तो इसका मतलब क्या है, उसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर है, तो फिर इसका मतलब क्या है, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम सारा काम कैसे करते थे, दिस डॉट करके, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर से बनेगा, हमें तो अभी उसका नाम नहीं पता ना, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज़ करने के लिए हम उसको क्या बोलते थे, दिस। ठीक है, दिस डॉट ID और दिस डॉट मूव उसमें इन्होंने रखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने कहा भाई शेप डॉट प्रोटोटाइप डॉट मूव। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसकी प्रोटोटाइप के अंदर एक प्रोटोटाइप, पता है ना क्या होती है, हर ऑब्जेक्ट की एक प्रोटोटाइप होती है, और एक ही कंस्ट्रक्टर से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सबकी प्रोटोटाइप एक जगह पे सेव रखी हुई होगी और लिंक होगी हर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यानी अगर आपने कंस्ट्रक्टर के किसी भी मेथड के अंदर, प्रोटोटाइप के किसी भी मेथड के अंदर अगर आपने चेंज कर दिया, तो आप ऑलरेडी जितने ऑब्जेक्ट्स बना चुके हो उनमें भी चेंज आएगा, और आगे जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उनमें भी वो चेंज आपको मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने कहा कि यार आप इस तरीके से अब ये वाला काम ना करो, क्योंकि अब हमारे पास आ गई है ECMAScript 6, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्लास के थ्रू बनाओगे। क्लास को बनाने का सिंटेक्स क्या है, बहुत ही आसान है, क्लास का कीवर्ड लगेगा, ठीक है, आगे फिर क्या लगेगा आपके पास, क्लास का नाम, ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, अब इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि जो फंक्शन जब आप बना रहे थे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाते वक्त आप यहाँ पे पैरामीटर्स इसको पास कर रहे थे, अब क्लास को कॉल करवाते वक्त भी तो पैरामीटर्स पास कर सकते हो ना, हो सकता है ना। अब क्लास के अंदर तो इस तरह का कोई राउंड ब्रैकेट है ही नहीं, क्लास का जो ऊपर वाला सिंटेक्स था हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पर तो कोई इस तरह की चीज़ है ही नहीं कि जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स फैच कर सकें, तो वो वाले आर्ग्यूमेंट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, हमें कंस्ट्रक्टर के मेथड में मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर के मेथड में जब आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, तो फिर ये क्या करेगा, इसने कॉल करा दिया उसको, दिस डॉट मूव को। अच्छा, मूव क्या है, मूव भी हमने इसने बाहर एक मेथड बनाया, जैसे यहाँ पे इसने बनाया था प्रोटोटाइप के अंदर, यहाँ पे इसने ऐसे ही बना दिया। सही है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर ये मूव इसने यहाँ पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता होगा या ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप में एग्जिस्ट करेगा? जब भी जहन में कोई सवाल आया करे ना, तो उसी टाइम पे उसको चला के देख लिया करो कि ये वाकई जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही चलेगा या नहीं। ठीक है, बाज़ औक़ात जैसा आप सोचते हो वैसा वो चीज़ नहीं होती। अब मुझे अगर इससे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है इस शेप से, तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वार वाली प्रैक्टिस जो है वो अब ख़त्म कर दो, क्योंकि अब हम ECMAScript 6 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब कांस्टेंट या फिर लेट, इसी की प्रैक्टिस आपके हाथ में होनी चाहिए, वार की जो प्रैक्टिस होगी उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, अच्छा, तो मैंने अगर एक न्यू बनाना है इस शेप से, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू शेप। अब शेप को मैंने कितनी चीज़ें पास करनी है, 3, ID, X और Y। तो फॉर एग्जांपल इसकी जो ID है इसकी X1, ठीक है, और इसी तरीके से इसकी जो X पॉइंट है वो 5 है, और इसका Y पॉइंट 7 है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे चेक करना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो स्क्वायर को मैं देख सकता हूँ ना, स्क्वायर में क्या रखा होगा। ठीक है भाई, जो मूव का फंक्शन है वो आपको कहाँ मिला है, प्रोटोटाइप में बाय डिफॉल्ट। अब ये जो क्लासेस है ना, ये एवं ही नहीं दे दी गई, इन क्लासेस के कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है,
इनके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो जब भी आप ऊप्स पढ़ रहे होते हो ना, तो ऊप्स के ऊपर आपको 4 चीज़ें लाज़मी पढ़ाई जाती हैं। ऊप्स को बताए जाते हैं आपको कि ऊप्स जो है वो 4 पिलर्स होते हैं ऊप्स के, ऊप्स उन पे खड़ा होता है, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होगी आपकी, वो हमेशा 4 मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल रही होती है, 4 चीज़ें होती हैं। वो 4, पहली चीज़ कौन सी होती है? इनहेरिटेंस। दूसरी पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरी इनकैप्सुलेशन। चौथी एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? अब ये चारों चीज़ें जो है ना जावास्क्रिप्ट में अप्लाई नहीं होती, सिर्फ एक या दो चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है? जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको मैंने बताया ना आपको कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक्चुअली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, ठीक है? बनना चाह रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अभी तक उस लेवल तक पहुंची नहीं कि वो जो जो काम जावा वगैरह में हो सकता है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है ECMAScript 6 वालों ने उसको वहाँ तक वो चीज़ें दे दी, जैसे कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबसे मेन चीज़ थी, और इनहेरिटेंस जो है उसका फ़ायदा आपको क्या कहते हैं आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है अभी तक की। तो इस वजह से उन्होंने कोशिश की कि जहाँ तक वो इनहेरिटेंस वाला जो बिहेवियर है वो इसको दे सकते थे वो उसको दे दें, ठीक है? अब इन्होंने वो बिहेवियर इसको अब इनहेरिटेंस होती क्या है बेसिकली? जो चाइल्ड होता है ना वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होती है? आ, अब इनहेरिटेंस बहुत कॉमन एग्जांपल वो यही है कि जो आपकी बाप की चीज़ है वो आपकी है, सही है? अब उस इनहेरिटेंस के अंदर एक तो वो आती है जो फिज़िकल चीज़ें हैं, ठीक है आपके। दूसरी जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा बेहतर जिससे समझाया जा सकता है वो ये है कि हो सकता है कि आपका चेहरा जो है वो आपके वालिद से मिलता हो, यानी जो चीज़ें आपके वालिद के अंदर थी, आदतें हो सकता है आपकी उनसे मिलती हों, ठीक है? हो सकता है आपके बाल उनसे मिलते हों, ठीक है? होता है ना बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें भी इनहेरिटेंस में आती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी आपने कैप्चर कर ली क्योंकि आप औलाद हो उनकी, ठीक है? ये भी इनहेरिटेंस में आता है। तो ज़्यादा बेहतर एग्जांपल इनहेरिटेंस की ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ पेरेंट की होगी वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब भी आप किसी एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करवाओगे, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने पहले एक क्लास बनाई थी, दोबारा हमने एक क्लास बनाई और हमने बता दिया कि भाई ये वाली जो क्लास है ये पेरेंट है इस क्लास की, ठीक है? तो जो पेरेंट के अंदर हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पहले से रखी थी वो अब चाइल्ड को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, ठीक है? जो हमारे पास शेप हमने पहले बनाया था ना, ठीक है? शेप के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी? शेप के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी पहले तो एक्स और वाई की, आईडी एक्स और वाई, है ना? और इसके साथ साथ हमारे पास एक मेथड भी था, वो मेथड क्या था? मूव का मेथड, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हमने एक और क्लास बना रहा हूँ, रेक्टेंगल की क्लास बना रहा हूँ, ठीक है? उस रेक्टेंगल की क्लास के लिए आगे इन्होंने लगाया एक्सटेंड्स का कीवर्ड, ठीक है? अच्छा, एक्सटेंड्स का कीवर्ड हमेशा पेरेंट और चाइल्ड के बीच में आएगा, याद रख लो। कहाँ पे आएगा? पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, यानी एक्सटेंड से पहले जो वर्ड आ रहा है वो क्या है? चाइल्ड, और एक्सटेंड के बाद जो वर्ड आ रहा है वो पेरेंट, ठीक है? पहले चाइल्ड, फिर एक्सटेंड्स, फिर पेरेंट, सही है? तो इसका मतलब मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि भाई मैं रेक्टेंगल की एक क्लास बनाने के लिए जा रहा हूँ जो कि शेप का चाइल्ड है ना? ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब क्योंकि ये भी क्लास है तो इसको भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने दे दिया, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे मैंने रखा ID x y विड्थ और हाइट। इसको कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जब ये कॉल होगा? 5। उसके बाद इसने कॉल किया सुपर और ID x और y उसको दे दिया। अब इस सुपर से क्या मुराद है? सुपर का मतलब ये है कि अब जो इसका पेरेंट था उस पेरेंट को कॉल करो, ठीक है, और उसके कंस्ट्रक्टर में ये 3 चीज़ें पास कर दो। याद है जब हम शेप हमने बनाया था तो उसके कंस्ट्रक्टर को कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी? 3। और यहाँ से सुपर पे हमने कितनी चीज़ें भेजी उसको? 3। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने शेप को कॉल करवाया
ठीक है, और उसको वो तीनों चीज़ें पास कर दी। उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई इसमें इसकी एडिशनल अपनी प्रॉपर्टीज़ भी तो हो सकती हैं कुछ, ठीक है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की, और कुछ चीज़ें आपकी अपनी भी हो सकती हैं जो कि आपने खुद कमाई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका अब पेरेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि खुद पेरेंट भी अगर चाहे तो उसको ये विड्थ और हाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि पेरेंट का आपकी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। चाइल्ड से पेरेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो चाइल्ड है ये आजकल की औलाद की तरह है, नाफरमान औलाद, अपने बाप को कुछ नहीं देती, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और क्लास बनाई सर्कल के नाम से, और इन्होंने कहा कि ये भी क्या है, चाइल्ड है किसका, शेप का। अब शेप के चाइल्ड कितने हो गए, दो। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं अपने पास, बना के देखते हैं। पहले शेप की क्लास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ या सर्कल बनाता हूँ, क्या बनाऊँ, रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें पास होंगी इसको, 5 चीज़ें, ठीक है। आईडी, आईडी इसकी वही रख देते हैं x1, ठीक है। और इसकी एक्स पॉइंट इसका 5, वाई पॉइंट 7, विड्थ इसकी कितनी रख दें, 150 रख देते हैं, और हाइट 100। अब अगर हम चेक करना देखना चाहें इसमें कि इसमें रखा हुआ क्या है, तो ये रेक्टेंगल हमारे पास आ गया, इसमें प्रॉपर्टीज़ इसकी सारी हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो प्रोटोटाइप में मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब बताओ ये इतने अंदर क्यों मिला हमें, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के प्रोटोटाइप में हम गए, ठीक है। वहाँ पे इसकी अपनी चीज़ें भी थी, ये वाली, ठीक है। साथ साथ वो चीज़ें जो कि इसने शेप से ली हैं वो अलग से रखी हुई हैं, ठीक है। इसलिए उसको हम यहाँ रख रहे हैं मूव पे, अंदर हमें उसके शेप के प्रोटोटाइप के अंदर जाके मिला, इसके अपने प्रोटोटाइप में नहीं मिला, ठीक है। लेकिन शेप की पूरी प्रोटोटाइप उठ के इसके पास आई हुई है, इसका मतलब ये है कि शेप की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इसके पास हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल है, अगर मैं इसके अंदर से मूव का फंक्शन कॉल करूँ तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक स्टेप इनसाइड है वो, ऐसे तो नहीं होगा कि वो रेक्ट डॉट शेप डॉट मूव करना पड़े, क्योंकि वो शेप से आया ना उठ के, डायरेक्टली चलना चाहिए डॉट मूव। कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं एक्स और वाई को, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से ये कंसोल डॉट लॉग हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलाऊँ अगर रेक्ट डॉट मूव, ठीक है। अच्छा, मूव को कुछ रिक्वायर्ड है आर्ग्यूमेंट्स, एक काम करते हैं, ये सारे झंझट हटा देते हैं, इन्होंने बहुत बनाया उसको, इस इधर ही रख देते हैं, ठीक है उसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलना चाहिए नहीं, कोई एरर आएगा, चलो देखते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल के अंदर वो मूव का फंक्शन मौजूद है, जो मूव का फंक्शन हमने कहाँ बनाया था, शेप के अंदर बनाया था, और ये उसकी एक्स और वाई को बता भी रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, शेप को हमने जो चीज़ें दी थी ना, हमने 3 चीज़ें शेप को दे दी थी, ठीक है। लेकिन शेप को ये 3 चीज़ें मिलेंगी किससे, हमने तो शेप को डायरेक्टली कॉल ही नहीं करवाया, ठीक है। अगर हमने किसी भी क्लास को चाइल्ड बनाया है, किसी भी क्लास को पेरेंट बना दिया, किसी क्लास को चाइल्ड, तो फिर क्या होगा, हमने उस शेप को उस टाइम पे जो शेप होगी हमारी, उसको हमने कॉल भी फिर वहीं से करवाना पड़ेगा सुपर के ज़रिए, ताकि उसको वो प्रॉपर्टीज़ उस टाइम में मिलें। देखो, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं शेप को अलग से भी कॉल करा सकता हूँ, लेकिन वो शेप इंडिपेंडेंट होगा, फिर वो रेक्टेंगल को नहीं जानेगा कि रेक्टेंगल क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रेक्टेंगल के ज़रिए शेप को कॉल करवाना है कि मुझे रेक्टेंगल के अंदर शेप की सारी प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए,
तो मुझे लाजमी है कि मैं रेक्टेंगल के अंदर से ही शेप को कॉल करवाऊँ सुपर के ज़रिए से। इसमें जैसे ये है कि पेरेंट के ऊपर आपने ये वाले काम कर लिए अगर एक बार, तो अब आपको और अलग से अब कुछ दोबारा से उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बनाई ह्यूमंस की, ठीक है। अब ह्यूमंस की क्लास के अंदर आपने ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ रख दी। ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ होंगी हाइट, ठीक है, वेट उसका, ठीक है, उसका हेयर कलर, ठीक है, और जो भी है ना, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर उसके मेथड्स भी होंगे। मेथड्स कौन कौन से होंगे? स्पीक, ठीक है, ईट, ठीक है, ठीक है, ये सारे मेथड्स ह्यूमन के अंदर होंगे, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है? ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसी ह्यूमन को यूज़ करते हुए आपने एक और क्लास बना ली मैन। मैन भी तो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई मर्द बना रहे हो तो, और अगर आपने उसको एक्सटेंड करवा लिया किससे? ह्यूमन से, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ह्यूमन वाली सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब उसमें आपने सिर्फ मैन के अंदर जो खुसूसी चीज़ें होती हैं वो आपने मैन की क्लास में बनानी है, बाकी सारी की सारी ह्यूमन सोट के उसमें आ चुकी हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने अब वुमेन की बनानी है, ठीक है, तो आपने एक और क्लास बनाई, क्लास वुमेन एक्सटेंड्स ह्यूमन, सही है। तो ह्यूमन वाली सारी प्रॉपर्टीज़ वुमेन में भी आ गई। अब वुमेन से स्पेसिफिक जो चीज़ें थी वो आपने सारी उस वुमेन वाली क्लास में बतानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं बताना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सोचो कि अगर हमारे पास ह्यूमन वाली क्लास ना होती, हम मैन अलग से बनाते, वुमेन अलग से बनाते, दोनों को ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ इधर भी बिल्कुल सेम वैसी देनी पड़ती, यहाँ भी देनी पड़ती, वुमेन के अंदर भी, है ना। तो ये कोड हमारा डबल होता, डुप्लीकेट हो जाता। इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले एक पेरेंट क्लास बना लेते हो, ठीक है। जो चीज़ें आगे आने वाली क्लासों में सब में आप रखना चाह रहे हो वो आप पहले एक क्लास के अंदर रख दो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो क्लास है आपके पास क्या कहते हैं बनती जा रही हैं, आप उसको एक्सटेंड करवा लो, ठीक है, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसमें आते रहें।